हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गई हूँ एक और नए फ़ैन फिक्शन के साथ। लास्ट वीडियो में आप सब लोगों ने थर्ड फ़ैन फिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट किए थे, जिसमें वियिंग और वांग जी दोनों एक्टर्स थे। तो इसी फ़ैन फिक्शन को आज मैं शेयर करने वाली हूँ। फ़ैन फिक्शन का नाम है इफ़ आई कांट हैव यू। फ़ैन फिक्शन इज़ रिटन बाय लेफी। फ़ैन फिक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो फ़ैन फिक्शन का पार्ट 1 शुरू करते हैं। लान वांग जी वे वुशन से नफरत करता है। कम से कम विभूषण और पूरा फिल्मी वर्ल्ड तो यही सोचता आया है। ऑनलाइन साइट्स पर उन दोनों के बारे में हमेशा गॉसिप्स होती थी। कभी कुछ लोग लांगवांग जी और विभूषण की एडिटेड पिक्स अपलोड कर देते थे, जिसमें लांगवांग जी ने वियिंग की तरफ एक गन पकड़ी हुई होती थी, या फिर कभी ऐसे आर्टिकल्स छप जाते थे कि विभूषण ने लांगवांग जी के काफ़ी सारे एक्टिंग रोल्स चुरा लिए हैं और वो अब एक दूसरे को हमेशा अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। टीवी की दुनिया को लगता था कि लांगवांग जी को विभूषण से नफरत है और वियिंग को ये सबसे फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे तो बल्कि ये सारी बातें एंटरटेनिंग लगती थी, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पर जो भी न्यूज़ दिखाई जाती थी, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो उन दोनों के बीच कभी हुई ही नहीं थी। पर ये सब की वजह से उसे फ्री की पब्लिसिटी मिल रही थी और वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था, जिसका रिजल्ट था कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी भी काम नहीं किया था। आफ्टर ऑल लान वांग जी उसके साथ काम करने के लिए कभी तैयार भी नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है जब डायरेक्टर लियो चिंग यांग लांगवांग जी से पूछ रही थी, काफ़ी लंबे समय से तुम दोनों ने साथ में काम नहीं किया है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस मूवी पर साथ में काम करना चाहते हो? उसके बाद वो वियिंग की तरफ मुड़ते हुए कहती है, तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो वो चाहता है। लियो चिंग यांग फिल्मिंग के पहले दिन ही उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन फिल्म करना चाहती थी, जिससे वो उन दोनों की केमिस्ट्री जान सके। ये सब ऑडिशन के दौरान हो सकता था, पर विभूषण और लांगवांग जी को स्पेशली प्रोड्यूसर्स ने खुद चुना था, इसलिए उनका कोई ऑडिशन नहीं हुआ था। दोनों के बीच की केमिस्ट्री इसलिए लोगों को नहीं पता थी क्योंकि उन दोनों ने साथ में कभी काम ही नहीं किया था। डायरेक्टर कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोनों को ऑन कैमरा सब कुछ करना होगा, पर एटलीस्ट तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि तुम साथ में एंजॉय कर रहे हो। तुम दोनों सीन में लवर्स हो जो सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। पहले लवर को लग रहा था कि दूसरा मर चुका है, और अब जब सालों बाद उसका लवर वापस आ गया है तो उन दोनों के बीच का पैशन दिखना चाहिए। वियिंग का कैरेक्टर एक चीयरफुल पर्सनालिटी थी, वहीं लांगवांग जी को एक डार्क मिस्टीरियस गाय का कैरेक्टर मिला था। दोनों के ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर फिर भी डीपली लॉयल थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के बीच एक हीटेड सेक्स सीन होने वाला था, जिसके बारे में डायरेक्टर ने ऑलरेडी दोनों को डिटेल में समझा दिया था। साथ में ये ऑफर भी रखा था कि अगर वो चाहें तो रिफ्यूज कर सकते हैं, पर दोनों में से कोई भी रिफ्यूज नहीं करता, और सबके लिए ये बात बहुत सरप्राइजिंग थी। इससे पहले कि वो दोनों अपना मूड चेंज करते, डायरेक्टर तुरंत उस सीन को शूट करने के लिए एक्शन कह देती है। वियिंग और वांग जी अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। वियिंग वांग जी की तरफ स्माइल देता है, पर वांग जी कोई एक्सप्रेशंस नहीं लाता। सीन शुरू होता है। लांगवांग जी पहले वियिंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए टाइटली उसे हग कर लेता है और एक सॉफ्टेस्ट टोन में कहता है, वियिंग। उन वर्ड्स पर वियिंग एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि डायरेक्टर ने अभी तक उन दोनों को उनके कैरेक्टर नेम्स नहीं दिए थे, पर वांग जी ने उसे उसके रियल नेम से ही बुलाया था। वियिंग भी उसके रियल नेम से ही बुलाता है और उससे कहता है, लंजा, मैं वापस आ गया हूँ। वियिंग देख सकता था कि वांग जी की बॉडी में जो स्टिफनेस थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। एक टाइट हग करने के बाद वांग जी उसके चीक्स को पकड़ लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फोरहेड किस के बाद अब लिप किस की बारी थी, जिसके लिए वियिंग थोड़ा अजीब फील कर रहा था, पर वांग जी तुरंत बिना हिचकिचाए वियिंग के लिप्स पर सीधा किस कर देता है। वियिंग भी अब हेजिटेट नहीं करता और किस को डीप करता चला जाता है। वांग जी का एक हाथ वियिंग के बैक पर था और उन दोनों के माउथ किस करते वक्त एकदम परफेक्टली मूव हो रहे थे। वांग जी वियिंग के मुंह से अल्कोहल टेस्ट कर सकता था। सीन शुरू होने से पहले वियिंग ने अल्कोहल पी ली थी, क्योंकि उसे वांग जी के सामने जाने पर सच में काफ़ी नर्वस फील हो रहा था। स्पेशली इन सीन्स को करने के लिए उसे पास्ट में जो रोल्स मिले थे वो पूरी तरीके से अलग हुआ करते थे। वांग जी ने भी इस तरीके के सीन्स कभी नहीं किए थे, पर वियिंग काफ़ी इम्प्रेस्ड था और मन में सोच रहा था, लंजा सच में एक अच्छा किसर है। अब सीन के अकॉर्डिंग वांग जी को वियिंग को उसकी वेस्ट से पकड़कर उठाना था, और वांग जी इजीली वियिंग को उठा लेता है। वो उसे बेड की तरफ ले जाता है और अपना डायलॉग कहता है, तुम क्या सोच रहे हो वियिंग?
वहीं उससे हंसते हुए कहता है, मैं बस सोच रहा हूँ कि अभी तक मैं नेकेड क्यों नहीं हुआ हूँ। वांग जी मुस्कुराता है और वयिंग के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। एक सेकंड के लिए वयिंग ये नहीं सोचना चाहता था कि उनके आसपास कैमरास भी हैं। सेट पर डायरेक्टर और 4 क्रू मेंबर्स भी हैं। वयिंग ये सब कुछ भुला देना चाहता था। वांग जी ने जैसे ही वयिंग के कपड़े निकालना शुरू किया था, वो दोनों मूड में आ चुके थे। अब वयिंग भी वांग जी को टच करने लगता है। वांग जी उसे इस तरह देखता है जैसे वो उसे वार्निंग देना चाहता हो। तो वयिंग उसे कहता है, क्या हुआ, सिर्फ तुम टच करने के लिए अलाउड नहीं हो? उसे अच्छे से हर जगह टच करने के बाद वयिंग शेमलेसली वांग जी से पूछता है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? वांग जी ब्लंटली उसे जवाब देता है, नहीं। वयिंग कहता है, मैं भी नहीं हूँ, इतने सालों बाद जो हम मिल रहे हैं। वो वांग जी के बालों में अपने हाथ ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह सेटिस्फाई करना है ना? वांग जी सिर्फ कहता है। वयिंग उसे सिर्फ टीज कर रहा था, पर उसके बाद जो होने वाला था वो वयिंग ने नहीं सोचा था। वांग जी उसके ट्राउजर्स खोलने वाला था, तभी वयिंग की नज़र कैमरा की तरफ जाती है और वो वांग जी को याद दिलाता है कि कैमरा अभी भी वहीं है। पर वांग जी ऑनेस्टली उससे कह देता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वयिंग कहता है, तुम ये सब कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे हो लंजा। अब वो दोनों अपने कैरेक्टर्स में नहीं थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वांग जी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, साइलेंट ही रहता है। वयिंग कहता है, वैसे मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। वयिंग को याद भी नहीं था कि कितने लंबे समय से वो दोनों बेड में साथ में लेटे ही हुए थे और कैमरा रोलिंग के बारे में भूल ही गए थे। वांग जी फाइनली बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है। वो ब्लैंकेट उठाता है और खुद को कवर कर लेता है। वयिंग भी होश में आता है और सेम ऐसा ही करता है। डायरेक्टर चेंग यांग उन दोनों के पास आकर कहती है, तुम दोनों ने तो आज कमाल कर दिया। मैं सच में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट सीरियसली वाओ, दैट वाज रियली हॉट। आज की फिल्मिंग ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी। आज की फिल्मिंग से ही हमें काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा मूवी के लिए। हालांकि कुछ सीन्स हमें फिर से करने होंगे क्योंकि तुम दोनों अपने रियल नेम्स यूज़ कर रहे थे। मैंने अभी तक कैरेक्टर नेम्स नहीं सोचे हैं, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। तभी वयिंग कहता है, क्यों ना हम हमारे खुद के ही नेम्स यूज़ करें। चेंग यांग कहती है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? विविशन कहता है, श्योर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे ही नेम्स यूज़ करना और भी ईजियर हो जाएगा। एम आई राइट लंजा? ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ मुड़ता है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसे वांग जी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वांग जी फिर से अपने उसी अवतार में आ गया था जो वेवुशन से नफरत करता है। वयिंग सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार सीन के वक्त वांग जी उसे इतने प्यार से कैसे टच कर सकता था, जबकि वो उससे कितनी ज़्यादा नफरत करता है। पर शायद इसीलिए ही लांग वांग जी एक ग्रेट एक्टर है। वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अपनी जॉब से दूर ही रखता है और उसे अपनी बॉडी पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखना होगा, ऐसा कहकर वो टॉवल के थ्रू खुद को अंदर से झांकता है और छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि वांग जी के टच की वजह से उसे इरेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। तभी वो सोचने लगता है, शायद मूवी के लिए अपने खुद के नेम सजेस्ट करना ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि वो डायरेक्टर से कुछ कह पाता, वांग जी सडनली कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने रोब्स उठाता है और ड्रेसिंग रूम की तरफ चला जाता है। लियो चिंगयांग कहती है, ठीक है, फिर ये सेटल हो चुका है। मूवी में तुम दोनों का रियल नेम ही इस्तेमाल किया जाएगा। वयिंग भी अपने रोब्स पहनना शुरू करता है। डायरेक्टर उसकी तरफ देखने लगती है तो वयिंग उससे पूछता है, क्या हुआ? चिंगयांग उससे कहती है, मैं बस सोच रही थी, क्या तुम और लांग वांग जी सीक्रेटली फ्रेंड्स हो? हालांकि वो फ्रेंड्स की जगह कुछ और ही कहना चाहती थी, पर वयिंग उसके इस क्वेश्चन पर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, मैं और लंजा, वो भी फ्रेंड्स? नो वे। क्या तुम ऑनलाइन साइट्स रीड नहीं करती? हम दोनों के बीच में कितनी गॉसिप चलती रहती है। 2 महीने पहले क्लब में हम दोनों के बीच एक लड़ाई हुई थी जिसके बारे में मुझे खुद तक नहीं पता है। डायरेक्टर उससे कहती है, वो सब तो बस गॉसिप हैं, पर अभी जो तुमने सीन किया उसके बाद कोई भी नहीं कह सकता कि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। तुम बस दुनिया को दिखा रहे हो ना कि एक दूसरे से नफरत करते हो। वो ये क्लैरिफाई करते हुए कहता है, मैं लंजा से नफरत नहीं करता, पर लंजा मुझसे नफरत करता है या नहीं मैं इस बारे में नहीं कह सकता। वो एक अमेजिंग एक्टर है, तो किसी ऐसे इंसान के साथ रोमांटिक सीन करना जिससे वो नफरत करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम्हें कुछ और बात करनी है? मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। डायरेक्टर उससे जाने के लिए कह देती है।
वुयिंग ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगता है, पर डायरेक्टर ने जो भी कुछ कहा था वो उसके दिमाग में बस गया था। हालांकि उसे पता था कि जो भी कुछ उन दोनों के बीच हुआ वो केवल शो के लिए था। कैमरा ऑफ होते ही वांग जी बेड से उठ गया था, इसलिए वुयिंग को अभी भी विश्वास था कि वांग जी उससे नफरत करता है। ड्रेसिंग रूम से बाहर आने के बाद वांग जी सीधा एक आइस कोल्ड शावर लेने के लिए चला जाता है। फ्रीजिंग वाटर से वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वुयिंग के टच की वजह से उसकी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। उसकी बॉडी में अभी भी वुयिंग के नेल्स के निशान थे। वांग जी वुयिंग की ब्रेथलेस मोन्स को अपनी कानों में सुन सकता था। वांग जी को अब अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो वुयिंग के साथ एक्टिंग कर पाएगा, कि वो वुयिंग के इतने नज़दीक होने पर भी खुद को कंट्रोल कर पाएगा, ये जानने के बाद भी कि वो उसके लिए क्या फील करता है। जैसे ही उसने फिल्मिंग के वक्त वुयिंग का रियल नेम लिया था, वो समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो नेम गलती से उसके मुंह से निकल गया था। उन्होंने जो साथ में किया था उसमें से काफ़ी कुछ ऐसी हरकतें थीं जो टेलीविज़न पर दिखाने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी। वो सोच रहा था कि आखिरकार किसी ने उन दोनों को रोका क्यों नहीं, स्पेशली वांग जी ने खुद को कंट्रोल क्यों नहीं किया। और वुयिंग भी ये सब करने पर अनकंफर्टेबल नहीं दिख रहा था, पर शायद वुयिंग एक कैपेबल एक्टर है, शायद इसलिए वो अनकंफर्टेबल नहीं था। यही सब सोचते सोचते वांग जी को पता भी नहीं चलता कि उसने आधे घंटे से भी ज़्यादा शावर में ही निकाल दिया था। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है तो वुयिंग उसके जस्ट सामने खड़ा था। वुयिंग उसे देखते ही पूछता है, क्या तुम शावर में हमेशा ही इतना समय लगाते हो? वुयिंग को देखकर लग रहा था कि उसने भी अभी ही शावर लिया है। उसके बाल काफ़ी गीले हो रहे थे। वांग जी अपना फोकस वुयिंग से हटाता है और उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुयिंग हंसते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें चेक करने के लिए आया था। वांग जी फाइनली वुयिंग की तरफ देखता है। उसकी नज़र वुयिंग की नेक पर बने हुए उस बाइट मार्क पर जाती है। वो टाइटली अपने हाथों में मुट्ठी बांध लेता है, जैसे वो खुद को फोर्स कर रहा हो वो मेमोरी भुलाने के लिए जब वो वुयिंग के साथ था। वुयिंग उससे कहता है, तुम अचानक से वहाँ से काफ़ी जल्दी चले आए, सब लोग थोड़े से वरिड हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें चेक करने के लिए आ गया। वांग जी उससे कहता है, मुझे डर्टी फील हो रहा था, मुझे शावर की ज़रूरत थी। हालांकि वो सब झूठ कह रहा था। वांग जी वहाँ से जल्दी इसलिए आ गया था क्योंकि उस वक्त उसके थॉट्स बहुत फिल्दी थे, बहुत डर्टी, वुयिंग को लेकर। पर वांग जी के इस जवाब को सुनकर वुयिंग की टोन जैसे एकदम डाउन हो जाती है और वो उससे कहता है, ओह मैं समझ गया, वैसे बाकी सारे एक्टर्स के साथ मंडे को टेबल रीड होने वाली है, तो प्लीज़ लेट मत होना, सी यू देन। ऐसा कहकर वुयिंग चला जाता है। वांग जी उसे सिर्फ जाते हुए देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो दिन आ जाता है जब उनकी टेबल रीड का समय था। वुयिंग को फिर से इतनी जल्दी देखने के बाद वांग जी बहुत नर्वस फील कर रहा था। धीरे धीरे बाकी सारे कास्ट मेंबर्स भी आने लगे थे, जिसमें जंगशा था, जिन जुशिन, वैनिंग और वेंचिंग भी थे। तभी अचानक वांग जी को उसका ब्रदर लैन शिचैन पीछे से आवाज़ देते हुए पूछता है, वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। हालांकि उसका ब्रदर अभी भी उसको लेकर वरिड था। शिचैन के जाने के बाद 10 मिनट और लग जाते हैं जब सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। एंड ऑफ कोर्स वुयिंग वांग जी के पास बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसके फेस पर यूजुअल ब्राइट स्माइल थी। वो वांग जी को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा, और फिर अपना सारा फोकस स्क्रिप्ट की तरफ लगा देता है। अब डायरेक्टर उन लोगों को सीरीज़ के बारे में प्लॉट समरी बताना शुरू करती है। शुरुआत के 16 एपिसोड्स एक कॉप ड्रामा की तरह थे, जिसमें 2 पुलिस डिटेक्टिव्स हैं जो ऑलमोस्ट 10 साल से एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। वुयिंग जो कि विभूषण का कैरेक्टर है, वो 3 साल से मिसिंग है। उसी के केस को लेकर पूरी सीरीज़ की शुरुआत होगी। फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में जाकर वो अचानक से लंजा के सामने आ जाएगा। लंजा जो कि उसका पार्टनर तो है ही, साथ में बॉयफ्रेंड भी है। वो दोनों एक टीम में काम करेंगे और काफ़ी सारे क्राइम्स और मर्डर्स की मिस्ट्री को सुलझाएंगे। धीरे धीरे इस मिस्ट्री से भी पर्दा हटता जाएगा कि वुयिंग इन 3 सालों में कहाँ गायब हो गया था। जंगचा वुयिंग के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले करेगा। जिन जुशिन का कैरेक्टर एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर है जो वुयिंग के हमेशा अगेंस्ट है, और वैनचिंग इकलौती एक फीमेल डिटेक्टिव का रोल कर रही है जिसे वुयिंग के डिसअपीयरेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। वैनिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है जो वेंचिंग का छोटा भाई है, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। वो सब लोग मिलकर अब अगले 3 दिन के लिए अपनी स्क्रिप्ट रीड करना शुरू करते हैं।
अगले 3 दिनों में वो शूट करने वाले थे, जिसमें वांग जी 3 सालों बाद वयिंग को पहली बार पुलिस के पास लेकर आएगा, जिससे टीम में सब लोग शॉक रह जाएंगे। टेबल रीड शुरू हो जाती है और एकदम स्मूथली जा रही थी। वांग जी ऑलरेडी हाफ एक्टर्स के साथ अपनी टेबल रीड कर चुका था। वयिंग अपना डायलॉग कहता है, मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे बहुत मिस किया है। तभी जेंगछा कहता है, तुम्हें किसी ने भी मिस नहीं किया, स्टूपिड। वयिंग की एक्टिंग को देखकर वांग जी इतना फैसिनेट हो गया था कि वो अपने 2 डायलॉग्स ही भूल गया था। उन दोनों ने साथ में कुछ टाइम पहले जो सीन किया था उसमें ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे। ये पहली बार था जो वांग जी वयिंग को उसके डायलॉग्स डिलीवर करते हुए इतना पास से देख रहा था। अब उसे पता चल गया था कि क्यों ज़्यादातर स्क्रिप्ट राइटर्स और डायरेक्टर्स उसके साथ काम करना बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि वयिंग अपने वर्क को एंजॉयबल बना देता था। वांग जी ने उसके इंटरव्यूज़ भी देखे थे, जिसमें वयिंग ने बताया था कि वो जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करता है उस कैरेक्टर से बहुत अटैच हो जाता है। वयिंग उस इंटरव्यूअर से कहता है, मेरी हमेशा कोशिश रहती है इम्पॉसिबल को भी अटेम्प्ट करने की। इंटरव्यूअर उससे पूछता है, तो आप इस दुनिया के बेस्ट एक्टर बनना चाहते हैं? वयिंग कहता है, वेल ये तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुनिया का बेस्ट एक्टर हूँ। ऐसा कहकर वो कैमरे की तरफ विंक कर देता है और सब लोग हंसने लगते हैं। टेबल रीड होने के बाद डायरेक्टर कहती है, गुड जॉब एवरीवन, आज रात तक तुम लोगों को स्क्रिप्ट्स पहुंच जाएंगी, तो प्लीज़ अपने ईमेल्स को चेक कर लेना। अब हम लोग थर्सडे को मिलेंगे। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चेंगयांग लांगवांगजी और विभूषण से कहती है, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। चेंगयांग कहती है, मेरे पास तुम दोनों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है। आई नो तुम दोनों की ऑलरेडी ग्रेट केमिस्ट्री है, पर जो कैरेक्टर्स तुम दोनों प्ले करने वाले हो वो ऑलमोस्ट 10 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, शायद उससे ज़्यादा भी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में थोड़ा और हैंग आउट करो, एक दूसरे की हैबिट्स को ऑब्जर्व करो, एक दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक्स को जानो, और कुछ भी ऐसा करो जिससे तुम दोनों को एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। मैं केवल स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अंदर से फीलिंग्स लेकर आओ। वांग जी वयिंग की तरफ देखता है। वयिंग कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या लगता है लंजा? वांग जी भी हाँ में सिर हिला देता है। डायरेक्टर कहती है, ग्रेट, मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोगों को बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना है जैसे कि तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं, बस तुम दोनों साथ में हैंग आउट करो, एक दूसरे को जानो। आई एम श्योर कि स्क्रीन पर वो प्रोग्रेस क्लियरली दिखने लगेगी। ऐसा कहकर चेंगयांग वहाँ से चली जाती है। वयिंग उसके जाने के बाद वांग जी से पूछता है, शाम के 5 बज रहे हैं, क्या तुम अभी कहीं बाहर चलना चाहोगे? वांग जी उससे पूछता है, अभी? वयिंग कहता है, हाँ। वांग जी थोड़ा सोचने के बाद उससे कह देता है, ठीक है। वयिंग अब उससे कहता है, अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे तो हम आपस में ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, तो हम तुम्हारे प्लेस पर चलें या मेरे प्लेस पर? ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को इस फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।